नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूथ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की अपनी जो क्लास होगी वो होगी बहुलक पॉलीमर्स की। आप अपने जीवन में बहुत सारे उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखते होंगे जो बहुलकों से बनते हैं। यहाँ तक कि आप जो पॉलीथीन उपयोग लेते हैं वो भी बहुलक है। तो आज अपन पूरी चर्चा करेंगे बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल एकदम लिहाजा तौर पर धीरे धीरे करके अपन अध्ययन करेंगे। तो बहुलक किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, ये अपने 5 अंगुलियां हैं तो मिलकर क्या बना रही है? एक हाथ का निर्माण कर रही है। अंगुलियां मिलकर हाथ का निर्माण कर रही है। तो ये एक पार्ट हो गया। ये दूसरा, ये इसकी मतलब छोटे छोटे पार्ट मिलकर पूरे एक बड़े पार्ट का निर्माण कर रहे हैं, यही बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है, बहुलक बहुलक का मतलब हो गया कुछ एक लक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुलक। इन्हीं एक लक को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं, एक लक मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे देखो बहुलक किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक के छोटे छोटे सरलतम अणु, किसी भी मतलब छोटे छोटे चीजें, ये कपड़ा भी बना होगा ना, ये कपड़ा भी छोटे छोटे रेशों से बना होगा। ये छोटे छोटे रेस से मिलकर बड़े रेशों का निर्माण किया होगा, जिससे पूरे कपड़े का निर्माण हुआ होगा। तो बहुलक में भी ऐसे होता है कि छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर श्रृंखला युक्त बड़े अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। श्रृंखला युक्त यानी लगातार जुड़े हुए भाग होते हैं, और इससे एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण होता है, बड़े भाग का निर्माण होता है, बड़े अणु का निर्माण होता है। उसे बोलते हैं बहुलक। जो का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है। एकलक सरलतम अणु को मोनोमर्स या एकलक कहते हैं। ठीक है। बहुलक दो प्रकार के होते हैं साहब। एक तो नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है, प्रकृति ने खुद नहीं बनाया, मानव का कोई योगदान नहीं है। और दूसरे मानव खुद ने बनाए हैं, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम या आर्टिफिशियली पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स दो भागों में, एक तो क्या ईश्वर ने स्वयं ने बनाए हो, नहीं नेचुरली पॉलीमर्स, और दूसरे होते हैं जो मानव ने बनाए हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली पॉलीमर्स। प्राकृतिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो प्रकृति से सीधे तौर से प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन, कपास। मानव ने तो बनाया नहीं, प्रकृति ने पेड़ पौधों से, फसलों से बनाया उसको, कॉटन को। दूसरा सेलुलोज, जो पादप की भित्ति होती है, कोशिका की भित्ति होती है, पादप कोशिका की, वो सेलुलोज से बनी है, नेचुरली है, अपने आप बनी है। तो वो भी क्या है? एक बहुलक है। जूट, जूट भी एक फसल है, प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है, मानव का कोई योगदान नहीं। हाँ, फसल उगाना उसका अलग चीज है, लेकिन मानव उसमें केवल और केवल उसको लेने में काम कर रहा है। लेकिन जो प्रकृति ने खुद ही उपलब्ध करवाए हैं वो कैसे हैं? प्राकृतिक। जैसे कपास, ऊन, रबर, प्राकृतिक रबर आपने देखा होगा। सेलुलोज, स्टार्च, स्टार्च या मंड, आलू को काटते जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल मिलता है ना, वो स्टार्च है। तो कार्बोहाइड्रेट जो पेड़ पौधों में सुरक्षित रहता है ना, वो होता है अपन फसलों में भी, फलों में भी, ये सब कैसे? स्टार्च रूप में। ग्लाइकोजन अपने अंदर भी, यदि अपन खाना खाते हैं तो स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। रेशम, जूट, ये सब कैसे? प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से? प्रकृति से सीधे तौर से प्राप्त होते हैं, जैसे रबर, जूट, ऊन, कपास, स्टार्च, ग्लाइकोजन और रेशम या जूट। कृत्रिम या संश्लेषित, जो मानव खुद ने निर्मित की हो, किसी कारखाने में या किसी प्रैक्टिकल लैब में कहीं भी निर्मित कर सकता है। तो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पान और नाइलॉन, ये सब क्या है? कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक है। तो बहुलक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक यानी प्रकृति से सीधे तौर से प्राप्त होते हैं, दूसरे कृत्रिम या आर्टिफिशियली। तो ये बहुलक दो प्रकार के। आगे देखिए आप, सभी बहुलक होते हैं ना, वो वृहद अणु होते हैं, बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे मोनोमर्स बहुत बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत बड़े क्या होते हैं? वृहद अणु होते हैं। और जो सभी वृहद अणु होते हैं बहुलक हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार छोटे जो बड़े बड़े अणु होते हैं ये बहुलक थोड़ी हो, वो तो एक लक से भी बन सकते हैं। तो वृहद अणु में छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी सीधी बात है, बहुलक की खास बात है कि श्रृंखलन गुण होगा, लेकिन कई ऐसे वृहद अणु भी होते हैं जो बहुलक नहीं होते हैं। ठीक है। उदाहरण अब देखो, बहुलक के एग्जाम्पल, जैसे पॉलीथीन, एथीन का बहुलक होता है। प्रोटीन के जो वृहद अणु होते हैं वो भी किससे निर्मित है? बहुलकों से। लेकिन इन दोनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया है अपन ने कि ये बहुलक के रूप में
जैसे पॉलीथीन, ये एथिलीन का बहुलक है, लेकिन जो प्रोटीन है ये केवल और केवल क्या है, बहुलक नहीं होकर एक वृहद अणु है। क्योंकि इस प्रोटीन के वृहद अणु में जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो प्रोटीन का अणु एक केवल वृहद अणु है, जबकि पॉलीथीन कैसा है, एथीन का बहुलक है। एक होता है अर्ध संश्लेषित, देखो प्राकृतिक, पहला बहुलक कौन सा, प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, और तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित, यानी प्रकृति से प्राप्त किया है, लेकिन मानव का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल है। जैसे चमड़ा आपने देखा होगा, चमड़ा क्या किया, जो पशु होते हैं उनसे प्राप्त कर लिया अपन ने, लेकिन मानव का योगदान क्या, उसको और अधिक अच्छा करने में, परिवर्धित करने में मानव का योगदान रहता है, उसे बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। जैसे देखिए आप, वह बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किए तो जाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है मानव द्वारा, वो अर्ध संश्लेषित कहलाते हैं। जैसे गन, कॉटन, रेयन, देखो ये रेयन क्या है, सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज प्रकृति से प्राप्त है, लेकिन मानव ने क्या किया, उसमें H2S, H2SO4 ये सब मिलाकर क्या कर दिया, रेयन बना दिया, चमकदार रेशा बना दिया। यानी प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं ले रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन करके उपयोग ले रहे हैं, उसका परिवर्धन कर रहा है, तो अर्ध संश्लेषित रेशे हैं। यानी प्रकृति से तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें सुधार किया अपन ने। जैसे चमड़ा, चमड़ा पशु से प्राप्त हुआ है, लेकिन अपन ने क्या किया, सल्फर वगैरह उसमें मिला मिलो के उसको बहुत अच्छा कर दिया, प्रत्यास्थ कर दिया, टूटे नहीं, तो क्या है, अर्ध संश्लेषित। दूसरा, संरचना के आधार पर बहुलक, यानी किस प्रकार की उसकी संरचना है। पहली संरचना है रेखिक, बिल्कुल लाइन से लाइन इस प्रकार से, तो रेखिक बहुलक। तो धागे नुमा संरचना एक दूसरे के ऊपर होती है, लिपिड संकुलित होती है, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन से उच्च घनत्व वाले। साखित, बहुत लंबी श्रृंखला होती है इस प्रकार से, तो साखित बहुलक। लंबी श्रृंखला के साथ पार्श्व श्रृंखला उपस्थित, जैसे एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ताप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ताप सुगम्य, ताप सुगम्य, ताप सुगम्य, और एक होता है ताप दृढ़, ताप दृढ़, ताप दृढ़। तो ताप के आधार पर बहुलक दो प्रकार के, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ताप सुगम्य को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, 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 और इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। कई बार आपने एक चीज देखी होगी, जैसे अपन कभी बर्तन होता है, भगोना देखा हो, भगोना के हैंडल देखा होगा, वो हैंडल गर्म होता है तो भी पिघलता नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो जो भगोने का हैंडल बना है टेफ्लॉन से बना, और टेफ्लॉन कैसा है, ताप सुनम्य है, सॉरी ताप दृढ़ है, ताप दृढ़ है, यानी थर्मोसेटिंग है। एक बार उसको सांचे में ढाल दिया, अब वो भंगूर होके ही टूटेगा, पिघलेगा नहीं। तो ऐसे बहुलक जो कैसे होते हैं साहब, पूरे के पूरे एक बार सांचे में ढाल दिया, बार बार उसका आकार परिवर्तन नहीं कर सकते, ताप दृढ़। और ऐसे जिनको बार बार, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को गर्म किया, बिल्कुल वापस फिर वापस बना सकते हैं उसको, यानी बार बार सांचे में ढाला जा सकता है, वो तो थर्मोप्लास्टिक। और एक बार सांचे में ढाल दिया, बार बार सांचे में नहीं ढाल सकते हो, वो होता है थर्मो सेटिंग्स। देखो, बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर वापस कठोर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। बार बार उपयोग में लिए जा सकते हैं। इन बहुलकों में आकर्षण बल प्रत्यास्थ एवं रेशे बहुलकों के मध्य पाई जाती है। आकर्षण बल क्या है, आकर्षण बल प्रत्यास्थता एवं रेशे बहुलकों के मध्य पाई जाती है। उदाहरण पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, थर्मोप्लास्टिक के। यानी बार बार सांचे में डाल सकते हैं, मुलायम होते हैं गर्म करने पर, और जैसे ही ठंडा होगा तो कठोर हो जाएगा। ताप दृढ़ बहुलक बहुत कठोर हो जाते हैं, एक बार इस सांचे में डाल सकते हैं, बार बार आकृति नहीं दे सकते, एक बार आकृति देने के बाद दोबारा आकृति इनको नहीं दे सकते हो आप, और बार बार इनका उपयोग नहीं लिया जा सकता, तिर्यक बंद पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामिन। एक टेफ्लॉन का भी ध्यान रखना, ठीक है, बेकेलाइट और मेलामिन। तो आप भगोने के हैंडल्स वगैरह देखते हो, एक बार टूट गए, बार बार सांचे में नहीं डाल सकते आप। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स ध्यान रखना। थर्मोसेटिंग तो एक बार सांचे में डाल दिया, बार बार नहीं कर सकते हो, और थर्मोप्लास्टिक एक बार
उपयोग के बाद में बार बार भी उपयोग ले सकते हो, तो वो थर्मोप्लास्टिक। आगे देखो, अपघटन के आधार पर एक तो होता है जैव अपघटीय, मतलब नष्ट हो जाते हैं, जैसे कागज देख लो आप, कागज प्रकृति में नष्ट हो सकता है, जूट हो गया, रेशम हो गया, यानी प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं वो सब नष्टवान होते हैं। लेकिन पॉलीथीन है वो सालों साल पड़ी रहती, नष्ट नहीं होती, वो जैव अनअपघटीय। तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो सकते हैं, जैसे नाइलॉन, सेलुलोज, नाइलॉन और सेलुलोज, ये जैव निम्नीकृत। जैव अनिम्नीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुलक जिनका जीवाणु विघटन नहीं कर सकते, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, टेरिलीन, ये सब कैसे हैं? जैव अनअपघटीय या फिर जैव अनिम्नीकृत। कुछ देखो जैव बहुलक जीव जंतु वनस्पति में पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, सेलुलोज, ये बहुलक हैं, लेकिन किस में पाए जा रहे हैं? जीव और जंतुओं में। जैसे आपने पादपों की कोशिका भित्ति देखी होगी, सेलुलोज की बनी होती है, पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं बहुलक अलग अलग। पहला आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन में अपन बहुत सारा उपयोग लेते हैं। पॉलीएथीन यानी एथीन का बहुलक होते हैं साहब। तो पॉलीथीन क्या होता है? एथीन का बहुलक होता है। किसमें? खिलौनों में, बैग में, थैलियों में, बर्तनों में पॉलीथीन के उपयोग होते हैं। तो किस प्रकार से पॉलीथीन एथीन होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एन का मतलब बहुत अधिक इनके अणु मिलकर क्या बनाते हैं? इनका होगा बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड बन गया और ये बन गए एन, यानी बहुत अधिक एकलक बन गए और एक लंबी श्रृंखला बन गई पॉलीएथीन। तो ये एथीन था, एथीन के बहुलकीकरण से किसका निर्माण हुआ? पॉलीएथीन का। ठीक है। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखो पहला है पॉलीथीन, एथीन का बहुलक। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलक होते हैं। वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड का मतलब सीधी सी बात है, इसमें किसकी उपस्थिति है? क्लोरीन की। किसकी उपस्थिति है? क्लोरीन की। तो है तो क्या एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2 था, यहां CH है, क्योंकि अपन ने किसको जोड़ा है? और क्लोरीन को। ये अपन ने N ले लिया, बहुलकीकरण किया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक यहां CH ही होगा भाई, यहां क्या हो गया? CH। तो ये क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तो वाइनिल क्लोराइड था, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। तो पीवीसी, पीवीसी के आपने क्या देखा उपयोग? पीवीसी के पाइप्स होते हैं, पीवीसी के कभी कभी बार रेसे बन जाते हैं, रस्सियां बन जाती है। तो पॉलीथीन, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है पॉलीप्रोपिनीन PP। प्रोपीन के बहुलक होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट, कारपेट होते हैं ना, ये बिछाने वाले रस्से, फिनिशिंग फिशिंग नेट, यानी जो मछलियां पकड़ने वाले जाल होते हैं। पॉलीस्टाइरीन, ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं बेंजीन के बहुलक। किसके होते हैं? बेंजीन के बहुलक। ये बेंजीन है, CH6H5 इस प्रकार का होता है। तो ये बेंजीन के बहुलक होते हैं। स्टाइरिन के बहुलक होते हैं, मतलब सीधी सी बात है, पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन के बहुलक होते हैं। जैसे सेल के आवरण बनाना हो, बोतलें बनानी हो, तो पॉलीस्टाइरिन का उपयोग लिया जाता है। मैं तो इतनी सी बात कहता हूं कि इसमें एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकते हैं, एक तो मैं बताऊं आपको, एक तो क्या पॉलीमर्स या बहुलक किसका बनता है, दूसरा प्राकृतिक और कृत्रिम में से बन सकता है, तीसरा ताप दृढ़ और ताप सुनम्य में बन सकता है, और इनके उपयोग में से बन सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं पीपी का फुल फॉर्म क्या है, या ऐसा कौन सा बहुलक जिसे पीपी कहा जाता है, तो पॉलीप्रोपेलिन। या पॉलीस्टाइरिन का फुल फॉर्म क्या है, या पॉलीस्टाइरिन में किस किस का उपयोग होता है, तो पॉलीस्टाइरिन ध्यान रखना बेंजीन का व्युत्पन्न है ये, तो पॉलीस्टाइरिन का बहुलक है ये। इस प्रकार से नियोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है भाई। नियोप्रीन किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन का बहुलक जैसे जूते पर सीट कवर बनाने में, तो ये क्लोरोप्रीन है। इसके बहुत सारे क्या बना दिए? एन एन मतलब बहुलक, बहुलीकरण होने पर क्या बन गया? क्लोरोप्रीन का बहुलक, यानी नियोप्रीन बन गया। फिर टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथीन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। नॉन स्टिक बर्तन में, यानी एक बार सांचे में ढाल दिया, बार बार सांचे में नहीं डाल सकते हो, तो नॉन स्टिक बर्तन में। तो टेट्रा यानी 2 और 2 4, टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। फिर है मेलामिन। मेलामिन
फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड है ये, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड का बहुलक डिनर सेट बनाने में इसका उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मेलामिन, तो मेलामिन फॉर्मएल्डिहाइड के बहुलकीकरण से, यानी मेलामिन और फॉर्मएल्डिहाइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेलामिन बनाते हैं, और इसका उपयोग डिनर सेट बनाने में। बेकेलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि ताप दृढ़ है ये, फिनॉल तथा फॉर्मएल्डिहाइड के बहुलक से। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहां आपको नया दिखा है, देखो पहले तो एक एक चीज ही थी, अब दो चीजें, फॉर्मएल्डिहाइड यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट, और मेलामिन और फॉर्मएल्डिहाइड से बनता है मेलामाइन। तो ये ध्यान रखना। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर का बाहरी आवरण किससे बनता है, बेकेलाइट से, ठीक है। अब है नाइलॉन। नाइलॉन की खास बात है क्या, सबसे पहले खोज का प्रश्न आता है तो वॉलेस कैरेथर्स ने खोज की थी इसकी, वॉलेस या फिर आप याद रखो कैथर्स, कैर्थर्स, कैर्थर्स, 1930 में सबसे पहले मानव ने रेसा बनाया था, उसका नाम ही क्या था, नाइलॉन। क्या था, नाइलॉन। ये पॉलीएमाइड का बहुलक है, पॉलीएमाइड का। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन व एडिपिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना। नाइलॉन किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना हेक्सामेथिल डाइएमीन, हेक्सा मिथाइल डाइएमीन, और दूसरा एडिपिक अम्ल का बहुलक है। हेक्सामेथिल डाइएमीन और दूसरा एडिपिक अम्ल का बहुलक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़े, जुराब, रस्सियां, दवाइयों की बोतल बनाने में। ये नाइलॉन दो प्रकार के, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 क्या है, ये कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है। नाइलॉन 6 तो कैप्रोलैक्टम का, और नाइलॉन 6 यानी 2 बार 6 6, तो ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन का। देखो हेक्सामेथिल डाइएमीन तो सब में है, ठीक है, नाइलॉन 6 केवल क्या है, कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है। तो देखो हेक्सामेथिल और डाइएमीन हो गया ये, ठीक है। पॉलीएस्टर, एस्टर का बहुलक टेरिलीन, टरप्थेलिक अम्ल एवं इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुलक है। अब एग्जाम में प्रश्न ये आ जाएगा टेरिलीन किसका बहुलक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेरिलीन, टेरिलीन, टेरी, टेरी तो टरप्थेलिक, और ई मतलब इथाइलिन, याद रह जाएगा। टेरी, टेरी तो टेर, टेर का मतलब तो क्या होगा, टरफेलिक अम्ल, और दूसरा ई का मतलब इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुलक, ये दो हो गए। फिर आगे देखिए, डेक्रोन, रेसे, नाइलॉन और पॉलिस्टर और रेयन, इन सब से मिलकर बनता है डेक्रोन। फिर रेयन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अर्ध संश्लेषित रेशा है, यानी प्रकृति से प्राप्त तो होता है, लेकिन मानव ने क्या किया, इसको सुधार किया है। तो क्या नाम दे दिया इसको, रेयन। सेल्यूलोज लिया, यानी पेड़ पौधों की, यहाँ पे जूट ले लिया अपन ने, उसको क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला, इसको साफ किया, साफ करने पर साफ सेलुलोज प्राप्त हो गया, साफ सेलुलोज प्राप्त हुआ। इसको क्या किया, H2SO4 में डाला अपन, अम्लों का राजा, याद आया कुछ, उसमें डाला। उसमें डालने के बाद में क्या हुआ, ये बिल्कुल तरल भाग के रूप में बन गया। अब उसको एक जरिया लो, उस जरिए के ऊपर डाल दो, धीमे धीमे छिद्रों से नीचे गिरेगा और एकदम चमकीले रेसे बनेगा। तो छलनी में बारीक छिद्र से चमकीले रेसे प्राप्त होते हैं। तो सेल्यूलोज से H2SO4 विलियन, जो छलनी बारीक, मतलब छलनी या फिर बारीक छिद्रों में से गिराओगे ना, तो चमकीले रेसे प्राप्त होंगे। यानी कुछ मत करो, सेल्यूलोज लो, ये मैंने सेल्यूलोज लिया, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ कर दिया, तो ये साफ बन गया, साफ सेल्यूलोज। साफ करने के बाद H2SO4 में डाला तो विलियन बन गया। फिर मैंने क्या किया, छोटे छोटे छिद्रों से इसको नीचे से गुजारा, गुजारने पर क्या हो गया, ये क्या है, ये पतले पतले रेसे हैं, साफ रेसे हैं, इसको बोलते हैं रेयन। तो रेयन किसका बहुलक है साहब, सेल्यूलोज का। किस प्रकार का है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रबर, अब बात करते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। एक यहां थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये जो विलियन होता है ना, इस विलियन में H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां लिखा नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलाते हैं इस H2SO4 के विलियन में डालने से पहले, ठीक है। यानी साफ सेलुलोज को H2S में भी डाला जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है।
प्राकृतिक बहुल जो रबर है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। कई बार एग्जाम में आ चुका, पहली बात। दूसरी बात, जो रबर है उसका जो पौधा से प्राप्त होता है, पौधे के चीरा लगाते हैं तो एक लेटेक्स दूध निकलता है, उस पौधे का नाम है हेविया ब्रेसिकेसा। हेविया ब्रेसिकेसा उस पादप से प्राप्त होता है। ये रबर देखो, ये आइसोप्रीन है, ये क्या है? आइसोप्रीन। यहां से लगाकर यहाँ, इस आइसोप्रीन के जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। वो तो क्या होता है? अब देखो, रबर है, उस रबर को अपन ने गर्म किया, किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर के साथ गर्म करने पर जो रबर प्राप्त होता है वो होता है वल्किनीकृत रबर। ऐसा रबर जिसमें जो पहले कम प्रत्यास्थ था अब प्रत्यास्थ ज्यादा होगा, जो पहले ज्यादा घिस रहा था अब कम घिसेगा, मुलायम पहले ज्यादा था अब मुलायम कम है ना? तो ये सब की सब विकसित किया अपन ने, किसमें? रबर में। किसके सहयोग से? सल्फर के सहयोग से। तो सल्फर का वल्किनीकरण में, आपको एग्जाम में पूछेंगे रबर के वल्किनीकरण में किसका उपयोग लेते हैं? सल्फर का। किसका उपयोग लेते हैं? सल्फर का। और सल्फर का क्यों उपयोग क्यों लेते हैं? क्योंकि वल्कनीकृत रबर होता है वो पहले की तुलना में ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, ज्यादा क्या होता है? ज्यादा नम्य होता है, भंगुर प्रकृति का कम होता है ना? तो वो सब अच्छाई वाले गुण इसमें आ जाते हैं इस वल्कनीकरण के माध्यम से। तो रबर को सल्फर में मिलाने से 273 से 415 केल्विन पर गर्म करते तो वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है, और रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं वल्कनीकरण, या जो रबर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं वल्कनीकृत रबर। ठीक है, और क्यों करते हैं? क्योंकि कठोरता बढ़ाने के लिए, प्रत्यास्थता गुण विकसित करने के लिए, ताकि टूटे कम। अब देखो, ये तो था प्राकृतिक रबर, अब संश्लेषित रबर। ये संश्लेषित रबर किसका बहुलीकरण है? पहला है नियोप्रीन, अपन पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से। दूसरा है ब्यूना एन, और तीसरा है ब्यूना एस। ब्यूना एस। तो रबर तीन प्रकार से, पहला नियोप्रीन, दूसरा ब्यूना एन, और तीसरा ब्यूना एस। देखो, एन का मतलब तो एक्रिलोनाइट्राइल, और एस का मतलब है स्टाइरीन। एस का मतलब है स्टाइरीन। तो ब्यूना, ब्यूना का मतलब ये समझ लेते। देखो, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है, ये तो अपन ने पहले पढ़ चुके, कुछ नहीं, ये क्लोरोप्रीन है, यहां सीएल है। ठीक है, तो ये बन गया क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण नियोप्रीन। फिर है ब्यूना एन। ब्यूना एन ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलकीकरण है, तो ये क्या हो गया? सी एन कहां है भाई इसमें? सी एन, यहां सी एन आएगा। ये सी एन वाले जो प्रतिस्थापित समूह है इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। इसके बहुलकीकरण से क्या होगा? ब्यूना एन का निर्माण होगा, और इसका उपयोग कहां होता है? अब देखो, ये बी यू एन ए क्या है पता है आपको? ये हो गया ब्यूटाडाइइन, और साथ में क्या मिल गया? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बन गया? ब्यूना एन। एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल समूह होगा, और एस का मतलब इसमें कौन सा समूह होगा? स्टाइरिन समूह होगा। इसका वही 1,3 ब्यूटाडाइइन, साथ में स्टाइरिन बना, क्या बन गया? ब्यूना एस। ठीक है, इनका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में, केवलर इंपॉर्टेंट है भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट में जो बहुलक होता है ना उसको बोलते केवलर। और कांच कौन सा था? पीएमएमए। और बहुलक कौन सा? केवलर। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में जो बहुलक होता है केवलर, पॉली पैराफेनिल फेनिलिन टरथेलामाइड। वापस देखो, पॉली पैराफेनिलिन टरथेलामाइड, क्लियर, यानी पीपीएफटी का उपयोग होता है। एक ध्यान रखना, प्लास्टिक जो बना रहे हैं, पॉलीथीन बनाते हैं ना, उसमें एक अभिकर्मक का उपयोग लेते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग लेते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, उसका ध्यान रखना। TiCl4, और साथ में लेते हैं एल्यूमिनियम इथाइल या फिर C2H5। इस पूरे दोनों को मिला के बोलते हैं एल्यूमिनियम टाइटेनियम अभिकर्मक। तो जिगलर नाटा अभिकर्मक के बारे में ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या होता है, एक तो टाइटेनियम क्लोराइड, और साथ में होता है डाई या फिर एथाइल एल्यूमिनियम।
तो टाइटेनियम क्लोराइड और इथाइल एल्यूमिनियम के संयोग से बनता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में या पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। तो जिगलर नाटा अभिकर्मक में क्या होता है? ध्यान रखना, एल्यूमिनियम टाइटेनियम अभिकर्मक, बस ये ध्यान, एल्यूमिनियम टाइटेनियम उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। आगे देखो, ये तो अपना था बहुलक। वापस देखो बहुलक क्या था। सबसे पहले बहुलक किसे कहते हैं? एकलक या मोनोमर्स मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक कौन से हो गया? रेशम हो गया, जूट हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब कैसे? प्राकृतिक। कृत्रिम जो मानव खुद निर्मित करता है, प्रकृति से प्राप्त डायरेक्ट नहीं होते। मानव कौन से? जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया। एक होता अर्ध संश्लेषित, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं लेकिन मानव ने क्या किया, उसके अंदर कुछ संशोधन किए ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है सा। फिर रेखिक और शाखित। फिर ताप के आधार पर दो प्रकार के। कौन कौन से? ताप सुनम्य और फिर ताप दृढ़, यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जिन्हें बार बार सांचे में ढाला जा सकता है, बार बार उपयोग ले सकते हैं, गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर। जबकि जो थर्मोसेटिंग है, एक बार सांचे में ढाल दिया, बार बार सांचे में नहीं ढाला जा सकता। एग्जाम्पल ध्यान रखना, टेरिलिन, टेफ्लॉन, मेलामिन। तो ये तो किसके हो गए? ताप दृढ़ के। ठीक है। उसके बाद अपन ने अलग अलग पॉलीमर्स की चर्चा की थी। ये सारा का सारा बहुलक का अपना चैप्टर पूरा हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहा है। टोटल 20 टेस्ट होंगे, जिसमें 5-5 तो होंगे टॉपिक वाइज, और फिर जो 5 और 5 जो बड़े हैं वो होंगे बड़े बड़े टेस्ट। कुल 20 टेस्ट है। ये केवल और केवल आप सब के लिए निःशुल्क है, कोई इसमें राशि नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अधिक जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियोस को बार बार देखिएगा। शुक्रिया।